गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हमारा 7th चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। 7th चैप्टर मुद्रा से रिलेटिव है। मुद्रा किसे कहते हैं, मुद्रा की आवश्यकता क्यों पड़ी थी, मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या होते हैं और मुद्रा का किसी भी अर्थव्यवस्था में क्या महत्व होता है। दूसरे शब्दों में मनी, इसका मीनिंग, इसके फंक्शंस एंड इसकी इम्पोर्टेंस क्या है एक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, इसका अध्ययन हमारे द्वारा इस चैप्टर में स्टार्ट किया जा रहा है। यहाँ पर बेटा हमारे द्वारा जो मुद्रा है, मुद्रा हमारे जो मानव के द्वारा, आदि मानव के द्वारा किए गए आविष्कार थे, जिनमें सबसे पहले नंबर पर उसके द्वारा विकास के पथ पर आग का आविष्कार किया गया था और धीरे धीरे उसने अपने विकास के पथ पर पहिए का आविष्कार किया था, तो उसके विकास की गति बहुत तेज़ी से बढ़ चली थी। और तीसरे नंबर पर जब मानव द्वारा मुद्रा का खोज की गई या मुद्रा का विकास किया गया, तो उसने मानव की बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर दिया था। तो ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि मानव जीवन के लिए 3 महत्वपूर्ण आविष्कार रहे हैं। पहले नंबर पर आग, दूसरे नंबर पे पहिया और तीसरे नंबर पे मुद्रा। तो मुद्रा का इतनी अधिक इम्पोर्टेंस है, ये हम समझ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम मुद्रा की परिभाषा क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। बुक में आपके पेज नंबर 102 पर ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर आप आ जाइए, अपनी अपनी किताबें खोल लीजिए। सबसे पहले हम इसकी सामान्य जानकारी के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। मुद्रा का आविष्कार मानवीय आविष्कारों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ज्ञान की प्रत्येक शाखा में एक महत्वपूर्ण आविष्कार हुआ है, जैसे यंत्र कला, मैकेनिक्स में पहिए का, यंत्र कला के क्षेत्र के अंदर पहिए का आविष्कार महत्वपूर्ण माना गया है। विज्ञान में आग का आविष्कार महत्वपूर्ण माना जाता है। राजनीति शास्त्र में वोट का अधिकार, उसी प्रकार से अर्थशास्त्र और मनुष्य के सामाजिक जीवन के व्यापारिक पक्ष में मुद्रा एक महत्वपूर्ण आविष्कार है। ये बेटा आप चाहो तो अलग अलग करके डॉट करके अपनी इस लाइन को नोट कर लेना। यंत्र कला में पहिए का आविष्कार, विज्ञान में आग का, राजनीति शास्त्र में वोट का और अर्थशास्त्र में मुद्रा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। या अर्थशास्त्र को नहीं दें तो मनुष्य के सामाजिक जीवन के व्यापारिक पक्ष के संदर्भ में मुद्रा एक महत्वपूर्ण आविष्कार मानी जाती है। दूसरे पैराग्राफ पर हम आते हैं। आदिकाल में, मतलब जब मनुष्य अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए प्रकृति पर निर्भर था। आदिकाल में मनुष्य अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए प्रकृति पर निर्भर था। मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ उसने समूह में रहना भी सीख लिया था। समूह में रहते रहते ही मनुष्य ने अपनी रुचि, कौशल और क्षमता के आधार पर अलग अलग व्यवसायों का चयन भी किया, जिससे उसकी विभिन्न आवश्यकताएं पूरी होने लगी थी। प्रारंभिक काल में तो समूह छोटे होने के कारण मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की वस्तुओं का लेन देन सहज और सरल रूप से करने लग गए थे, परंतु यहाँ वो वस्तु के बदले में वस्तु खरीदने और बेचने की इस व्यवस्था को वस्तु विनिमय प्रणाली कहा गया। जब मनुष्य समाज में समूह में रहने लगा था, तो ये समूह छोटे होते थे और वहाँ पर व्यक्ति अपनी क्षमता के आधार पर, अपनी योग्यता के आधार पर वस्तु का उत्पादन करता था और दूसरे व्यक्ति से उस अपनी वस्तु को देकर अपनी आवश्यकता की वस्तु को ले लेता था। तो यहाँ पर वस्तु के बदले में वस्तु का विनिमय होता था। ये प्रणाली वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है और शॉर्ट में हम इसको जी इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। जी मतलब होता है बेटा जी गुड, वस्तु अर्थव्यवस्था के नाम से इसको जाना जाता है। वस्तु विनिमय प्रणाली जो होती है, वस्तु के बदले में वस्तु को एक्सचेंज किया जाता है या विनिमय के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब हमारे दे रखा है वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है।
वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत दो व्यक्तियों के द्वारा परस्पर स्वयं के द्वारा उत्पादित अतिरिक्त वस्तु या सेवा का लेन देन किया जाता है। प्राचीन काल में मनुष्य केवल प्राथमिक व्यवसाय में ही संलग्न था, जैसे कृषि कार्य हो, पशुपालन हो, मछली पालन हो, आखेट हो इत्यादि कार्यों में व्यस्त था। अतः सामान्यतः अनाज के बदले में वस्त्र, वस्त्र के बदले में दूध, दूध के बदले में अनाज अथवा पालतू पशुओं का भी क्रय विक्रय इस प्रणाली के माध्यम से ही किया जाता था। ये व्यवस्था पूर्णतः आपसी समझ और विश्वास पर आधारित थी। अब हम आगे बढ़ रहे हैं बेटा। वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयाँ, या दूसरे शब्दों में हम कहें मुद्रा के जन्म के कारण, एक ही बात है। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत आता है। हमारे द्वारा मुद्रा के जन्म के कारण क्या रहे, या वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत कौन सी प्रमुख समस्याएं आई थी जिसके कारण मुद्रा का जन्म हुआ था, ये हम पढ़ रहे हैं। मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ मनुष्य के आर्थिक क्रियाकलाप भी बढ़ते चले गए थे। आप देख ही रहे हैं कि मानव जैसे जैसे विकसित हो रहा है, उसने अपनी सुविधाओं के लिए अनेक वस्तुओं का निर्माण या उत्पादन करना प्रारंभ कर दिया है। तो इसका मतलब मनुष्य के आर्थिक क्रियाकलाप क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और वस्तु विनिमय प्रणाली में अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न होने लगी, जिसके कारण इसका लोप हो गया। फलस्वरूप इसका स्थान मुद्रा व्यवस्था ने ले लिया। आइए कुछ प्रमुख कठिनाइयों को समझने का प्रयास करते हैं। पहली प्रमुख कठिनाई इसके अंदर दे रखी है, दोहरे संयोग की कठिनाई। बाजार में वस्तु विनिमय तभी संभव हो सकता है जब दो व्यक्ति एक दूसरे के लिए उपयोगी वस्तुओं का लेन देन करने हेतु तत्पर हों। दोहरे संयोग की कठिनाई मतलब जब दो व्यक्ति ऐसे हों जो एक वस्तु को देना चाहता है और दूसरा उस वस्तु को लेने के लिए तैयार हो जाए, तभी तो सौदा बैठेगा। लेकिन वास्तव में जो बाजार होता है वहाँ पर इस तरह की स्थितियाँ, ऐसे दो संयोग मिलना बहुत कठिन कार्य होता है। ऐसा संयोग सदैव मिलना कठिन होता है। यदि एक किसान को अपने अतिरिक्त गेहूँ के बदले में चीनी खरीदनी है तो उसे ऐसे व्यक्ति को तलाशना पड़ेगा जिसके पास अतिरिक्त चीनी विनिमय हेतु उपलब्ध हो। ऐसा संयोग आसानी से मिलना संभव हो यह आवश्यक नहीं होता है, मतलब बहुत कठिन कार्य होता है ऐसा संयोग मिलना। दूसरे नंबर पर है हमारे वस्तु के मूल्य मापने में कठिनाई। वस्तु का वास्तव में क्या मूल्य है, इसको मापने में भी कठिनाई होती है। पढ़ें बच्चों, इसके अंतर्गत क्या होता है, विनिमय हेतु उपलब्ध जो अतिरिक्त वस्तु का मूल्य मापना कठिन कार्य होता है। लेन देन अथवा विनिमय करने वाले दोनों व्यक्ति आपसी समझ और उपयोगिता के आधार पर ही वस्तुओं का विनिमय करते हैं। वास्तव में प्रत्येक सौदे में वस्तु का नए सिरे से मोलभाव करना कठिन कार्य हो जाता है। जैसे अब बच्चों आप एक पेन खरीद के लाते हैं तो आप उसकी कीमत मुद्रा के अंदर तो व्यक्त कर देते हैं, मैडम आज ये पेन 5 रुपये का है, मैडम ये पेन 10 रुपये का है। क्या हम वस्तु विनिमय के अंतर्गत गेहूं के बदले में हम गाय खरीद रहे हैं, या फिर गेहूं के बदले में हम बकरी खरीद रहे हैं, या गेहूं के बदले में चीनी खरीद रहे हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे गेहूं की कीमत कितनी है और तुम्हारी चीनी की कीमत कितनी है। ये तो आपसी समझ से ही सौदे हो पाते हैं। इसलिए वस्तु के मूल्य को मापने में भी कठिनाई होने लगती है। तीसरे नंबर पर है भावी बचत संभव नहीं है। भावी बचत से मतलब है कि हम वस्तु के रूप में लंबे समय तक किसी वस्तु को नहीं रख सकते हैं। जैसे आपका है ना, अब ये गाय, ये पशु ही लो, पशुओं को बदले में पशुओं को खरीद रहे हैं, या फिर है ना एक गाय के बदले में 2.5 भेड़ खरीदनी हो, तो क्या लंबे समय तक उस 2.5 भेड़, पहली चीज़ तो भेड़ को काट के किस तरह से स्टोर करके रखा जाएगा, ये संभव नहीं होता है। तो वस्तु को लंबे समय तक जब हम रख नहीं सकते हैं तो इसका मतलब है भविष्य के लिए बचत संभव नहीं हो पा रही थी, इसलिए भी मुद्रा का जन्म हुआ। इसको पढ़ें बच्चों। इस व्यवस्था में ऐसी वस्तुओं का भी लेन देन होता था
जिसका दीर्घकाल तक संचय करना कठिन होता था। विशेष तौर पर दूध, फल, सब्जियां इत्यादि खाद्य पदार्थ भावी समय के लिए बचाकर नहीं रखे जा सकते थे। भावी से मतलब भविष्य के लिए होता है। अतः इस प्रणाली में अतिरिक्त उत्पादों की भावी बचत संभव नहीं थी। अब चौथे नंबर पर है अविभाज्य वस्तुओं के विनिमय में कठिनाई। अविभाज्य वस्तु मतलब जिन वस्तुओं को विभाजित नहीं किया जा सकता है, ऐसी वस्तुओं के विनिमय में कठिनाइयाँ होती है। कैसे भाई, जैसे अब गेहूं के बदले में भैंस है तो गेहूं की क्वांटिटी कम है, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या भैंस को आधा काट के लेना चाहेगा कोई? नहीं ना। तो वही बात है, अविभाज्य वस्तुओं के विनिमय में बहुत अधिक कठिनाइयाँ हो जाती थी। वस्तु विनिमय प्रणाली में प्राय वस्तु विभाजन की समस्या भी उत्पन्न हो जाती थी। उदाहरण के लिए एक भैंस का विनिमय मूल्य 4 बोरी गेहूँ है, तो ऐसे में यदि किसान की ज़रूरत 1 बोरी गेहूँ की है तो वह अपनी भैंस जो कि अविभाज्य को 1 बोरी गेहूँ से विनिमय नहीं कर सकेगा। उधार के लेखे की इकाई। उधार के लेखे की इकाई से मतलब होता है जो भी व्यक्ति उधार लेता है वो उसका अकाउंट मेंटेन होता है। आप दूध वाले से या सब्जी वाले से या परचूनी की दुकान से कोई भी सामान उधार में लेकर आते हैं तो वह आपके नाम का अकाउंट खोल के रख लेता है अपने पास और पहले उसमें पैसा जमा करता है जब भी आप पैसा देते हैं। उसी तरीके से उधार के लेखे रखने में कठिनाई हो जाती है कि वर्तमान में किसी व्यक्ति को फ्री में दे दिया तो हम उसका अकाउंट कैसे मेंटेन करें, उससे भविष्य में कितनी क्वांटिटी ली जाएगी। तो इस तरह के अकाउंट मेंटेन करने में भी कठिनाइयाँ होती हैं। वस्तु विनिमय में सौदे तात्कालिक ही संभव हो सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति उधार रख कर वस्तु विनिमय के द्वारा प्राप्त करना चाहता है तो उधार रखी गई वस्तु की भावी कीमत कितनी होगी, यह पता लगाना अत्यंत कठिन कार्य था। ये बच्चों हमारे 5 प्रमुख कठिनाइयाँ वस्तु विनिमय की 5 कठिनाइयाँ हमें बताई गई हैं। ये पांचों ही कठिनाइयाँ जो हैं महत्वपूर्ण हैं और या तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाए वस्तु विनिमय की प्रमुख कठिनाइयाँ कौन कौन सी हैं, या आपके मुद्रा के जन्म के कारण आपसे पूछे जाएं। कोई भी क्वेश्चन हो आपसे, यदि ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसका आंसर दोगे। और कई बार बच्चों इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, वस्तु विनिमय की प्रमुख कठिनाइयों का चार्ट बनाइए। तो आपके नीचे देखो यहाँ पर लास्ट में एक चार्ट सा बना हुआ है, चित्र बना हुआ है जिसमें वस्तु विनिमय की कठिनाइयाँ दे रखी हैं और 5 पॉइंट जो हैं आपके दिए हुए हैं। 5 पॉइंट से मतलब दोहरे संयोग की कठिनाई, वस्तु के मूल्य के मापने में कठिनाई, भावी बचत संभव नहीं, अविभाज्य वस्तुओं के विनिमय में कठिनाई और उधार के लेखे में कठिनाई। बेटा ये सारी की सारा चार्ट के अंतर्गत या चित्र के अंतर्गत आ गई हमारी। ये क्वेश्चन भी आपके आ सकता है 4 नंबर का या 2 नंबर का। फिर इसके बाद आपके नेक्स्ट पेज पर वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत उपरोक्त कठिनाइयों के कारण कालांतर में इस व्यवस्था का लोप हो गया और मुद्रा का प्रादुर्भाव विनिमय के माध्यम के रूप में हुआ था। हमारे द्वारा ये विनिमय मुद्रा का जो प्रादुर्भाव है इसको पढ़ा जा रहा है। मुद्रा का प्रादुर्भाव। प्राचीन भारतीय इतिहास राजा महाराजाओं का इतिहास रहा है। आप अच्छे से जानते हैं कि भारत का इतिहास को आप देखोगे तो राजा महाराजाओं का ही इतिहास रहा है। ऐसी राज व्यवस्था में समस्त आर्थिक और सामाजिक नीतियों के अंतिम निर्णयकर्ता राजा ही होते थे। यहाँ तक कि वे अपनी मोहर, राजकीय चिन्ह जिस धातु या वस्तु पर टंकित कर देते थे, मतलब लगा देते थे मोहर को, वह राजकीय मुद्रा का रूप धारण कर लेती थी। सिक्कों का चलन इस प्रणाली के विकास को दर्शाता है। देश, काल और परिस्थितियों के अनुसार सोने, चांदी, तांबे और कांसे के सिक्के चलाए गए थे। इस प्रकार जारी मुद्रा सर्वग्राह्यता और वैधानिकता के गुणों के साथ विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार की जाने लगी थी। सर्वग्राह्यता से मतलब होता है कि उस राज्य में रहने वाले जितने भी लोग हैं
वो सभी उसे मुद्रा के रूप में आपसी लेन देन के लिए स्वीकार कर लें, तो इसे कहते हैं सर्वग्राह्यता। और वैधानिकता, किसी भी वस्तु पर जब राजकीय मोहर लग जाती है मुद्रा तो वह वस्तु मुद्रा कहलाने लगती है। जिस वस्तु में वैधानिकता हो, मतलब राजा की या कानून की, जिसे कानून के द्वारा जिसे मुद्रा घोषित किया गया हो और जिसे आम जनता आसानी से स्वीकार करती है, उसे हम सर्वग्राह्यता कहते हैं। दोनों गुण पाए जाते हैं, वह वस्तु मुद्रा कहलाती है। अब मुद्रा का अर्थ और परिभाषा जो है बच्चों, ये हमारे द्वारा कल पढ़ी जाएगी अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंतर्गत। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। ठीक है ना।